अच के बीच में आने वाले जो नकार आदि हैं जिनका कि हमने पहले लोप किया है वो भी अकार के साथ मिलकर के संज्ञा बना ले। तो कह रहे हैं कि नहीं, अजंतः पाती नाम तु लुप्ता नाम नकार आदि नाम नार्हति संज्ञा भवितुम। अचंतः पाती जो लुप्त नकार आदि हैं उनकी तो ये अच संज्ञा नहीं हो सकता। क्यों? इकार आदिषु सावकाशत्वात्, इकार आदियों में सावकाश होने के कारण से। ये जो अच संज्ञा है इसको अवकाश मिल गया। अच संज्ञा जो है वो किसकी हो? अ ई उ आदियों की हो कि नकार आदियों की हो? तो कह रहे हैं कि उनको प्रधान रूप से यूं कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने भूतपूर्व न्याय चकार के संदर्भ में दिखाया ना, वैसे ही भूतपूर्व न्याय से भले ही लुप्त हो गए हो लोपश्च बलवत्तरः, लुप्त हो गए हो, फिर भी जब संज्ञा के संजी के रूप में अ इत्यादि वर्णों का ग्रहण करने लगोगे तो नकार आदि भी भूतपूर्व गति से गृहीत हो जाए। तो कह रहे हैं कि नहीं होगा। क्यों? भूतपूर्व गति वहां लगती है जहां अन्य कोई गति ना हो, लेकिन अच संज्ञा को तो अवकाश मिल गया ना। अच संज्ञा को अपना कार्य करने का कहाँ अवकाश मिल रहा है? जो लुप्त नहीं हुए अ ई उ रील री, इनमें काम करने को मिल रहा है ना। संजी के रूप में उसको वो प्राप्त हो रहे हैं। अगर संजी के रूप में कोई वर्ण ना प्राप्त हो रहे होते तो नकार आदि जो लुप्त हो गए थे उनको भी हम भूतपूर्व गति से ला सकते थे, है ना। सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति ही, ठीक है, यही न्याय है ना, यही परिभाषा है। सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति ही, कि अगर कोई संभावना ही नहीं होती, अच संज्ञा तो कह दी हमने और उसके संजी के रूप में कोई प्राप्त ही नहीं हो रहा, सारे वर्ण मान लो लुप्त हो गए होते, तब तो उन सबको ले आते भूतपूर्व गति से। लेकिन अभी तो अच संज्ञा को अवकाश मिल रहा है। कहाँ पर? जो वर्ण लुप्त ही नहीं हुए, अ ई उ रील री आदि में उसको अवकाश है ना। तो फिर नकार आदि जो लुप्त हो गए उनको भूतपूर्व गति से नहीं ला सकते, भूतपूर्व न्याय वहां नहीं लगेगा। कोई कहे कि भूतपूर्व न्याय से आप जैसे चकार को फिर से ले आए हो ना संज्ञा बनाने के लिए, जो दूसरा समाधान दिया था, 2 समाधान दिए ना चकार के संदर्भ में। क्या क्या? वचन सामर्थ्य से लोप ही नहीं होगा, है ना। वचन सामर्थ्य से च का अच संज्ञा बना रहे हैं तो न क ग का तो लोप होगा लोपश्च बलवत्तरः हेतु से, लेकिन च का लोप ही नहीं होगा, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं अंत्येन इतासह आदि ही संज्ञा भवति, है ना। इसलिए वचन सामर्थ्य से लोप ही नहीं होगा। दूसरा समाधान क्या दिया है कि या लोपश्च बलवत्तरः, मान लो आपने पहले लगा लिया, वचन सामर्थ्य देखा नहीं, तो लोप पहले कर भी लिया भले ही चकार का, तो भी लोप होने के बाद भी जो अंत्येन इतासह ये वचन सामर्थ्य है, इसके कारण से क्या हो जाएगा? फिर से भूतपूर्व च ले लिया जाएगा, च की उपस्थिति हो जाएगी फिर से लोप होने के बाद भी एक तरह से। भूतपूर्व गति से चकार को मान लेंगे, स्वीकार करेंगे, और वो चकार लुप्त हुआ चकार जो पहले लुप्त हो गया है वो भूतपूर्व गति का आश्रय होने से, मतलब लोप होने से पहले तो उपस्थित था ना, लुप्त हो गया फिर गायब हो गया, लोप होने से पहले तो उपस्थित था ना, तो उसकी भूतपूर्व गति माने लोप होने से पहले वाली स्थिति को आश्रित करके हम अच संज्ञा बना लेंगे, ऐसे कहा है ना। तो इसी को कोई कह रहा है कि फिर तो इस तरह से जब आप अच संज्ञा के संजी के रूप में गिनते हो तो जैसे अ ई उ आदि को गिना, वैसे नकार आदि को भी भूतपूर्व गति से फिर से ले आओ, जैसे चकार को ले आए संज्ञा बनाने के लिए, वहां पे भूतपूर्व गति का आश्रय कर लिया ना, वैसे ही नकार आदियों की भी लोप से पहले वाली स्थिति का आश्रय कर लो, उनको भी संजी के रूप में गृहीत कर लो। उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं संजी के रूप में भूतपूर्व गति से हम ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि भूतपूर्व गति वहीं पे होती है जहां और कोई स्थिति ना बन रही हो। जैसे यदि हम चकार के आश्रय के लिए भूतपूर्व गति ना माने तो फिर अच संज्ञा बन ही नहीं सकती ना। आचार्य का सूत्र कहना ही व्यर्थ है, अंत्येन इतासह कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वहां तो अनन्य गतिक होकर के भूतपूर्व गति का समाश्रय करना उचित है। लेकिन जब हम अच संज्ञा के संजी देखना चाहते हैं तो संजी के रूप में तो हमें पहले से ही अ ई उ आदि ऐसे वर्ण उपलब्ध हैं जिनमें हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो लुप्त ही नहीं उपस्थित हैं प्रधान रूप से, मुख्य रूप से। तो जब उपस्थित हैं तो उन्हीं का ग्रहण होगा संजी के रूप में, नकार आदियों का क्यों होगा। ठीक, पारिभाषिक पढ़ी है ना आप लोगों ने। सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति, उदाहरण दिखा दी।
देखिए भूमिका के रूप में लिखा है, उगित चाम सरनाम स्थाने धातो हो इति। उगितो भूमिका बनाते ना पहले किसी भी उसके लिए परिभाषा के लिए, तो उगित चाम सरनाम स्थाने धातो इति उगितो अंगस्य अंचेश्य नुम विधीयते धातोस्तु उगितः प्रतिषिध्यते। सूत्र का अर्थ स्पष्ट है आपको? उगित चाम सरनाम स्थाने धातो, अष्टाध्यायी खोलिए जल्दी से, 7:1-70। उगित चाम, उगित अंग को नुमागम होता है, और उगित में किसको छुड़वा दिया है? अधातो हो। उगित धातु को तो नहीं होगा। अब उगित धातुओं को मना किया तो अंचु को भी मना हो गया। अंचु भी तो उगित है लेकिन उसको चाहिए था इसलिए अचाम पढ़ दिया। ठीक है, अंचु ये जो उगित अचाम का अच दिख रहा है आपको, ये अंचु का रूप है। उपधा नकार का लोप हो जाता है ना। उगित चाम सरनाम स्थाने, कब नुम होगा? सरनाम स्थान के परे रहते। धातोस्तु उगितः प्रतिषिध्यते, लेकिन धातु उगित है तो वहां तो प्रतिषेध किया है, तो उससे क्या होगा? तेन उखाश्रत पर्णध्वत इत्येवमादौ उगित धातोर्नुमागमो न भवति। उससे लाभ ये होता है कि स्रंसु ध्वंसु धातु भी उगित है, वहां पर हमें क्या नहीं चाहिए? नुमागम नहीं चाहिए। सरनाम स्थान के परे रहते तो उखाश्रत में पर्णध्वत में नहीं होता है नुमागम। परम, लेकिन समस्या क्या है? अधातुः इत्यस्य इति एतस्य यदि एतावन् मात्रमेव प्रयोजनं स्यात् तर्हि तत्तु सूत्र पठितस्य अंचु इत्येतस्य नियमार्थ कल्पनेनापि साधयितुं शक्यते। लेकिन अगर अधातुः का इतना ही मात्र प्रयोजन होगा तो फिर तो जो है बस इतना ही सूत्र बना देते, उगित चाम सरनाम स्थाने, इतना ही बना देते। इसी से अपने आप पता चल जाता अधातुः भी चाहते हैं आचार्य। कैसे पता चलता? उगित चाम सरनाम स्थाने ऐसा कह देते तो सूत्र का अर्थ क्या होता? उगित अंग को और अंचु अंग को नुमागम होता है, सरनाम स्थान के परे रहते हैं ना। तो अब जब उगित कह ही दिया है तो अंचु दोबारा ग्रहण क्यों किया? अंचु भी तो उगित है, ये प्रश्न उठेगा ना। अधातुः नहीं पढ़ रहे सूत्र में, मान लीजिए इतना ही सूत्र बना रहे हैं, उगित चाम सरनाम स्थाने, तो उगित अंग को नुम होता है और अंशु अंग को नुम होता है, सरनाम स्थान के परे रहते। इतना अर्थ हुआ ना। तो अब इस अर्थ में कुछ समस्या दिख रही है क्या कि अंशु क्यों पढ़ दिया? अंशु भी तो उगित ही था, इतना ही पढ़ देते। उगितः सरनाम स्थाने, उगित को सरनाम स्थान के परे रहते नुम होता, इतना ही पढ़ देते, उससे अंशु आ जाता। तो सिद्धे सति आरंभः नियमार्थो भवति। क्या? सिद्धे सति आरंभः नियमार्थो भवति। तो अंचु धातु से भी नुम स्वतः सिद्ध था, है ना। उगितः सरनाम स्थाने इतना ही पढ़ देते तो अंचु धातु से भी इसी न्यास से, इसी सूत्र न्यास से नुम सिद्ध हो जाता, स्वतः सिद्ध था। फिर भी अंचु का दोबारा ग्रहण कर रहे हैं, सिद्धे सति आरंभः बन गया ना। पहले से सिद्ध है फिर भी दोबारा आरंभ कर रहे हैं, तो अंचु ग्रहण किसके लिए हो जाएगा? नियम के लिए। अब नियम क्या करेंगे? तो नियम ऐसा ही करेंगे कि भाई आचार्य ने नियम ऐसा ही बन सकता है कि उगित अंगों को तो हो जाता है सबको, लेकिन अगर धातु उगित अंग हो, धातु रूप उगित अंग हो तो केवल अंचु को ही होता है। ऐसा ही बनेगा, तभी तो अचाम अंचु धातु का ग्रहण करना सार्थक रहेगा ना। और कुछ नियम तो बन नहीं सकता, यही बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको एक बार मैं फिर पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए अब आप। उगित चाम सरनाम स्थाने धातो होइति उगितो अंगस्य अंचेश्च नुम विधीयते। पहले सामान्य अर्थ दिखाया। धातोस्तु उगितः प्रतिषिध्यते तेन उखास्रत पर्णध्वत इत्येवमादौ उगित धातोर्नुमागमो न भवति। अधातोः का प्रयोजन दिखा रहे हैं। अधातोः का प्रयोजन क्या है? उखास्रत में पर्णध्वत में नुमागम नहीं हुआ। तो कहते हैं लेकिन अगर परम अधातोः इत्येतस्य यदि एतावन् मात्रमेव प्रयोजनं स्यात्, लेकिन अगर अधातोः इस पद का इतना ही प्रयोजन हो, कितना प्रयोजन? कि उखास्रत आदि में निषेध करना चाहते हैं, ठीक है, उखास्रत आदि में ना हो ये चाहते हैं, तो फिर तर्हि तत्तु सूत्र पठितस्य अंचु इत्येतस्य नियमार्थ कल्पनेन अपि साधयितुं शक्यते। तो ये प्रयोजन कि उखास्रत और पर्णध्वत में ना हो, ये प्रयोजन तो कहां से भी सिद्ध हो सकता था? अधातोः पद ना पढ़ते सूत्र में, उगित चाम सरनाम स्थाने इतना ही सूत्र बनाते और अंचु पद को नियम के लिए मान लेते। अंचु पद को किस नियम के लिए मान लेते?
कि धातु रूप उगित अंग को यदि सर्वनाम स्थान के परे रहते नुम होगा तो केवल अंचु को ही होगा, और स्रंसु तो अंचु नहीं है, ध्वंसु तो अंचु नहीं है, तो इसलिए इनको पर्णध्वत को उखास्रत को नहीं होगा नुमागम। तो जब ये प्रयोजन कि उखास्रत में पर्णध्वत में नुम का निषेध ना हो, ये प्रयोजन तो अंचु को ही नियम के लिए मानने से सिद्ध हो गया, इसके लिए अधातो अलग से पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर भी आचार्य ने अधातो पढ़ा है, तो किस लिए पढ़ा? पहले इनकी एक दो पंक्तियां और पढ़ती हूँ, जहाँ पे हमने कहा ना कि अंचु से ही हम इस प्रयोजन को, अंचु को नियमार्थ मान करके ही उखास्रत और पर्णध्वत में निषेध करा सकते हैं। तो वहां पे जिज्ञासु पूछ रहा है कथम, तो कहा सामान्येन ही उगितो अंगस्य नुम विधानेनैव अंचु धातोरपि सेत्स्यति। ठीक है, उगितः सर्वनाम स्थाने इतना ही कह दे तो भी अंचु धातु को भी हो ही जाता नुम। तस्यापि ही उगितत्वात् क्यों हो जाता? क्योंकि अंचु भी उगित है। तत्पुनः क्रियमाणम, फिर भी अंचु को ग्रहण कर रहे हैं तो नियमार्थताम अनुमापयति, ये अंचु ग्रहण जो है वो नियमार्थता का अनुमान हमें करा देता है। किम पुनरत्र नियम स्वरूपम भवति, और नियम का स्वरूप क्या होता है? तो कहा धातोश्चेद उगितो नुम स्याद अंचेरेवैति, यदि किसी उगित धातु को नुम होता है तो अंचु को ही होता है, अन्य उगित धातुओं को नहीं होता। तो जब ये अर्थापत्ति आई कि अन्य उगित धातुओं को नहीं होता, तो उखास्रत पर्णध्वत तो अपने आप ही हट गए, क्योंकि वो अंचु नहीं है, तो इसलिए उनको नुम नहीं होगा। तदेवं सूत्रे अधातो इत्यतस्य ग्रहणम व्यर्थम जातम, तो इस तरह से अधातो हो पद का ग्रहण व्यर्थ हो रहा है ना, उसका जो प्रयोजन दिखाया था उखास्रत पर्णध्वत, वो तो अंचु को नियमार्थ मानने से ही सिद्ध हो रहा है, तो अभी तक अधातो व्यर्थ है, और व्यर्थ तो कुछ होता नहीं, व्यर्थ ही भूय च इमाम परिभाषाम ज्ञापयति, व्यर्थ होकर के परिभाषा ज्ञापित करता है। सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति ही, सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति, यह कश्चित पदार्थो वर्तमान काले सस्याः प्रथमावस्थायाः पृथक जातः, जो कोई पदार्थ वर्तमान काल में अपनी पहली अवस्था से अलग हो गया है। सुनिए ध्यान से, भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? जो पहले प्रधानमंत्री था अब उस अवस्था से अलग हो गया है, उसी को स्पष्ट करने के लिए कि भूतपूर्व किसको बोल रहे हैं, तो कहा यह कश्चित पदार्थः वर्तमान काले सस्याः प्रथम अवस्थायाः पृथक जातः, जो कोई पदार्थ अभी वर्तमान काल में अपनी पहली अवस्था से अलग हो चुका है, अर्थात पूर्वस्माद, अर्थात संप्रति ही अन्यो अर्थः जातः, पूर्व से अलग हो गया है, पूर्व अर्थ से अन्य अर्थ हो गया है। पहले वो किसी अन्य प्रकार की वस्तु थी, अभी किसी अन्य प्रकार की हो गई है, पहले किसी अन्य गुण वाली थी, अभी कुछ अन्य गुण वाली हो गई है। तदा तस्य पूर्व अवस्था संबंधेन यत् कार्यम प्राप्नोति, और पहली अवस्था छूट जाने पर भी, बाद वाली अवस्था को प्राप्त होने पर भी यदि उसको पूर्व वाली अवस्था का कोई कार्य प्राप्त हो जाए, पूर्वावस्था संबंधेन यत् कार्यम प्राप्नोति, पूर्वावस्था संबंध से यदि उसको कोई कार्य प्राप्त होता है, तो तदेव कार्यम वर्तमान काले अपि भवति, वही कार्य वर्तमान काल में भी हो जाता है। यथा, जैसे उदाहरण दिखा दे, गोमंतम इच्छति गोमत्यति, गोमंतम इच्छति गोमत्यति बना लेंगे आप? पुत्रम इच्छति पुत्रियति बताया था ना कल, गोमंतम इच्छति गोमत्यति कैच हो जाएगा, कुछ नहीं है, गोमंतम इच्छति लिखा ही है, गोमंतम इच्छति, तो क्या किया? प्रातिपदिक है गोमत, अम, और किससे आया? सुपात्मनः क्यच हो जाएगा, और क्यच का यह शेष रहता है, तो धातु क्या बन गई हमारी? गोमत्य। ये धातु कैसे बन गई? सनाद्यंता धातवः, तो गोमत्य धातु बन गई, आगे शक्ति पा करके गोमत्यति बनी जाएगा। ठीक है, तो गोमंतम इच्छति गोमत्यति। अब फिर गोमत्यते है क्विप, ये जो गोमत्य धातु है इससे हमने क्विप प्रत्यय कर लिया, गोमत्य कर लिया क्विप, क्विप का क्या हो जाता है? सर्वापहारी लोप, और ये य का भी लोप हो सकता है। अ का लोप कैसे?
अतो लोप 6-4 में है ना, और य का लोप यस्य हलः है ना, इसमें जो है वो यस्य हलः की तो प्राप्ति है, लेकिन जो है वो फिर क्या, चूंकि विशिष्ट है क्या है ना यहाँ पे, तो क्यस्य विभाषा सूत्र से विकल्पित लोप होगा। क्यस्य हल उत्तरस्य विभाषा लोपो भवति आर्ध धातु के, तो विकल्पित लोप है, तो विकल्पित लोप होके जिस पक्ष में लोप हो गया उसमें आपका गोमत ही बन गया फिर से, ठीक है ना, क्या बच गया फिर से, गोमत ही बच गया। तो यथा गोमंतम इच्छति गोमत्यति गोमत्यतेः क्विप, गोमान इत्यत्र गोमत प्रातिपदिकात् सुपात्मनः क्यच इति क्यची सनाद्यन्ता धातवः। अब फिर से ये तो एक गोमत प्रातिपदिक है, ये अलग गोमत प्रातिपदिक है, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग हो चुके हैं ना। पहले का अर्थ है केवल गाय वाला व्यक्ति गोमान, और दूसरे का अर्थ हो चुका है गोमंतम इच्छति, उसको जो चाहता है वो व्यक्ति, गोमत। अब आगे और ले आए, गोमंतम इच्छति गोमत्यति गोमत्यतेः क्विप, गोमान इत्यत्र गोमत प्रातिपदिकात् सुपात्मनः क्यच इति क्यचि। फिर से इस गोमान को चाहने वाला, ठीक है, वो पहली अवस्था अलग थी गोमंतम इच्छति, इसका अर्थ क्या हो चुका है, गोमान को जो चाहता है। और फिर एक और अर्थ ले आए सुपात्मनः क्यच, माने गोमान को चाहने वाले को जो चाहता है, ठीक है। इस अर्थ में क्यच प्रत्यय फिर से ला रहे हैं। ये क्विबंत है तो प्रातिपदिक बन ही गया ना, ठीक है, तो इसलिए गोमंतम इच्छति गोमत्यते, गोमत और क्यच। अब देखो दिखने को तो स्थिति दोनों एक जैसी दिख रही हैं, ये भी बिल्कुल यही है और ये भी बिल्कुल यही है, लेकिन एक जैसे नहीं है, ठीक है, एक जैसे नहीं है ना, अर्थ परिवर्तन हो चुका है। जो प्रत्यय आकर के चला जाता है वो भी अपने अर्थ छोड़ता है ना वहां पर। एक बार फिर से देखिए, यथा गोमंतम इच्छति गोमत्यति गोमत्यतेः क्विप, गोमान इत्यत्र गोमत प्रातिपदिकात् सुपात्मनः क्यचिति क्यचि सनाद्यन्ता धातवः इति क्विपि। और अब यही नहीं रुक रहे, क्यच कर लेने पर तो फिर से ये स्थिति बनेगी, गोमत्य धातु फिर से बन गई, जैसे यहाँ गोमत्य धातु बन गई थी, उससे क्विप लेकर के आए थे आप। अब फिर से ये एक और क्यच ले आए, और फिर से इसकी क्यजंत की सनाद्यंता धातुवः से धातु संज्ञा हो गई, फिर से क्विप किया, फिर से इससे क्विप कर लेते हैं। क्विप तो सारी धातुओं से ही हो जाता है ना, क्विपच, तो क्विप कर लिया, और तस्मिन, और क्विप कर लेने पर अतो लोपः क्यस्य विभाषा इति अकार यकारयोर लोपे। फिर से क्विप का तो वही सर्वापहारी लोप, और यकार और अकार का लोप, अतो लोपः क्यस्य विभाषा से। तो ये कर देने पर क्विपः कृदंतत्वात्, अब क्विप प्रत्यय चूंकि कृत है तो इसलिए प्रातिपदिक संज्ञायाम कृदंत होने से ये जो अंतिम में गोमत बचा है हमारे पास, इसकी क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। और प्रातिपदिक संज्ञा होने पर साध्युत्पत्तौ, प्रातिपदिक संज्ञा है तो सुप आएगा आगे, पद बनाना चाहते हैं तो स्वौजस प्रातिपदिक के अधिकार में। तो अब यहाँ जो सु लेकर के आए, गोमत सु, अब ये सु में क्या प्रयोग बनेगा, गोमान बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखना है इनको। क्विपः कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम साध्युत्पत्तौ गोमत्सु इति स्थिते यद्यपि संप्रति दृश्यमानो गोमत शब्दः। अब जो दृश्यमान गोमत शब्द है उसको हम कह सकते हैं क्विबंतो धातुत्वम न जहाति, क्विबंत धातुत्व को नहीं छोड़ता। इति नियमेन धातु संज्ञको अस्ति, इस नियम से वो धातु संज्ञक है। एक बार संक्षेप में लिख रखा है क्योंकि बिल्कुल वही प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो दिखाना चाहते हैं उसको हम केवल ऊपर वाले में भी दिखा सकते हैं, ये इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो स्थिति दिखाना चाहते हैं केवल इतने में दिखा देंगे। एक ये गोमत प्रातिपदिक है और एक
ये जो किबंत के बाद गोमत बचाइए, ठीक है, और आगे जाने की आवश्यकता नहीं, जा तो सकते हैं पर जो ये जितनी बात ये दिखाना चाहते हैं उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, देखिए, यथा गोमंतम इच्छति गोमत्यति गोमत्यते क्विप गोमान, इतना ही पढ़ के मैंने आपको पूरा लिख दिया और फिर दोबारा लिखा, मतलब इन्होंने एक बार संक्षेप में लिख दिया और फिर उसको धीरे धीरे खोल के बढ़ा रहे हैं, तो मैंने संक्षेप में ही पहले पूरा लिख दिया और फिर जो आगे बता रहे हैं उसको फिर दोबारा लिख दिया, तो उतना ही समझा आप ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। गोमंतम इच्छति गोमत्यति गोमत्यते क्विप गोमान, ये पूरी सिद्धि दिखा दी। अब इसको विस्तार से बता रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, गोमत प्रातिपदिका सुपात्मनः क्यचिति क्यचि, गोमत प्रातिपदिक से पहले क्यच किया हमने और फिर सनाद्यंता धातवः इति क्विपि, फिर सनाद्यंता धातवः गोमत्य धातु बन गई, फिर उससे क्विप कर लिया, तस्मिंश्च, और फिर क्विप कर लेने पर अतो लोपः किया, तो यकार अकार का लोप होने पर क्विपः कृदंतत्वात्, क्विप के कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञायाम। अब कोई कहे कि ये जो क्विबंत धातु बनी है ना, गोमत्य गोमत, ये जो गोमत रह गया हमारे पास क्विबंत शब्द शेष, इसको क्विबंताः धातुत्वं न जहाति से तो धातु मान सकते हैं, और ये क्विप प्रत्यय चूंकि कृत है तो इसलिए कृदंत होने से प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक होने से सु आ गया। लेकिन ये धातु भी है, किस नियम से, क्विबंतो धातुत्वं जहाति, इस नियम से, तो तस्मात् उगितचाम सर्णाम स्थानो इति, उगितचाम सर्णाम स्थाने धातोः इति अधातोः प्रतिषेधेन नुमान भवितव्यम। अब जैसे ये गोमत जो है वो मूल रूप में देखेंगे तो गोमत प्रातिपदिक, यहाँ वाला गोमत तो उगित है ना, उगित है, कैसे, मतुप प्रत्यय हो रखा है, मतुप उगित है, तो ये गोमत प्रत्यय, ये गोमत प्रातिपदिक उगित है, और यही तो शेष रह गया अंत में, भले ही क्यच कर लिया था वो भी लुप्त हो गया, क्विप कर लिया वो भी लुप्त हो गया, तो वही गोमत शेष रह गया। लेकिन समस्या ये है कि पहले जो गोमत प्रातिपदिक था वो केवल प्रातिपदिक ही था, वो धातु नहीं था। ये जो यहाँ लिखा हुआ है गोमत अम क्यच, इस गोमत को थोड़े आप धातु कह सकते हो, ये गोमत धातु नहीं है, केवल प्रातिपदिक है, क्योंकि तद्धित प्रत्यांत है तो तद्धित प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, कृत दद्धित समासाश्च, तो केवल प्रातिपदिक है, धातु नहीं है। इसको उगित कह सकते हैं क्योंकि है तो ये वही का वही, भाई आगे क्या चाया था उसका लोप हो गया, क्यों पाया था उसका लोप हो गया, तो वही का वही है, तो ये इसको उगित कह सकते हैं, उगित भी है और प्रातिपदिक भी है, क्विबंत होने से प्रातिपदिक है, और धातु किस कैसे है, क्विबंताः धातुत्वं न जहति, ठीक है, क्विबंत शब्द धातुत्व को नहीं छोड़ते, इस नियम से धातु भी है। तो अब जब हम सु के परे रहते उगितचाम सर्वनाम स्थाने सूत्र को लगाने जाएंगे तो कह रहे हैं कि वहां तो अधातु कहा है, उगित धातु, उगित धातुओं को नहीं होता, अधातुः पद पढ़ा है ना, तो उगित धातुओं को नहीं होता, इति प्रतिषेधेन नुमान भवितव्यम। तो सामान्य स्थिति क्या प्रतीत हो रही है कि जैसे उखास्रत आदि में नहीं किया ना, वैसे यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तथापि पूर्वायाः प्रातिपदिक संज्ञायाः अनुस्मरणेन, फिर भी जो पहले इस गोमत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा थी उस संज्ञा को याद करके, सांप्रतिका अभावे अपि, भले ही भाई उगित धातुओं को नहीं होता अनुमागम, उगित प्रातिपदिकों को तो हो जाता है ना, तो पहले इसकी जो प्रातिपदिक संज्ञा थी उसको अनुस्मरण करके, माने उसी की स्मृति करके, सांप्रतिका अभावे अपि, अभी क्या होने पर, अभाव होने पर भी, जो पूर्व वाला विशुद्ध प्रातिपदिकत्व है उसका तो अभी अभाव हो गया है ना, तो सांप्रतिका अभावे अपि, वो जो पहली स्थिति थी जहां नुम प्राप्त हो ही जाता, उस वाले गोमत के आगे सु रखते, पहले वाले गोमत अम क्यच, ये वाला जो गोमत है केवल इतना ही होता, गोमत सु रखते तब तो नुम प्राप्त हो जाता ना, तो पहले वाला जो स्थिति थी विशुद्ध प्रातिपदिकत्व की उसका अभी अभाव है, लेकिन फिर भी प्रकृत परिभाषया नुम भवत्येव, फिर भी सांप्रतिका अभावे अपि भूतपूर्व गति ही, ये मान लिया जाएगा, नुम हो ही जाएगा, अर्थात अधातुः इति प्रतिषेधो न प्रवर्तते, इसका मतलब अधातुः प्रतिषेध यहाँ नहीं लगा, तद एवं अधातु ग्रहणम धातु प्रतिषेधाय न कृतम, तो इस तरह से
ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो अधातु ग्रहण किया है आचार्य ने, वो धातु प्रतिषेध के लिए नहीं किया है, किंतु यह संप्रति धातुर अपि भूतपूर्वो धातु, ये ज्ञापक दिखा रहे हैं भाई। सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति ही इसका ज्ञापक क्या है, तो वो ज्ञापक दिखा रहे हैं कि उगितचाम सरनाम स्थाने धातु सूत्र का अधातु ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि अधातु से जो प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो पर्ण ध्वत उखासरत, वो तो अचाम पढ़ने से ही या अंचु ग्रहण करने से ही सिद्ध हो गया, तो व्यर्थ होकर के इस परिभाषा को ज्ञापित करेगा कैसे, तो उसको ये दिखाया अधातु ग्रहण यहाँ पे धातु प्रतिषेध के लिए नहीं किया है, किंतु यह संप्रति धातुरपि भूतपूर्व अधातु, इस तरह के प्रसंगों के लिए किया है जो अब धातु है लेकिन भूतपूर्व अधातु था। तस्मादपि नुम यथा स्याद। अधातु का अर्थ ये नहीं है धातु नुम न भवति, सामान्य रूप से तो ऐसे ही अर्थ करते हैं हम, लेकिन वहां पे ये अर्थ नहीं है धातु नुम न भवति। क्या अर्थ है फिर? अधातु अपि नुम भवति, ठीक है, अधातु को भी नुम हो जाता है, ये अर्थ है। तो कौन सी अधातु को नुम हो जाता है? जो अभी अधातु है। यह संप्रति धातुरपि, जो अभी धातु हो गई है लेकिन पहले अधातु था, अधातु को नुम हो जाता है। कौन से अधातु को? भूतपूर्व अधातु को, भूतपूर्व अधातु को नुम हो जाता है, इसके लिए है, ठीक है, भूतपूर्व अधातु को नुम हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।